हेलो एस्पिरेंट्स, तो शानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरी लास्ट वीडियो पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आप सभी लोगों से कि हमारी तैयारी जो होनी चाहिए वो बेयर एक्ट बेस होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में कि बेयर एक्ट बेस तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं। मगर सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये अराइज होता है कि बेयर एक्ट क्या होता है, ठीक। तो बेयर एक्ट बेसिकली क्या होता है कि ये एक सरकार के द्वारा जारी किया गया गजट होता है जिसके माध्यम से कॉमन पीपल और जो विधिवेत्ता होते हैं या लॉयर्स, उन सब को कानून की जानकारी मिल सके। कॉमनली सभी बेयर एक्ट का स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले जब आप कोई बेयर एक्ट खोलते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले जो चीज़ होती है बेयर एक्ट में वो होती है इंडेक्स। किसी बेयर एक्ट के अंदर क्या कंटेंट होगा, क्या कंटेंट है, ये सारी चीज़ें हमें इंडेक्स से पता चलती हैं, ठीक है। जनरली कोई भी बेयर एक्ट के इंडेक्स में चैप्टर या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और वो सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, ठीक। उसके अलावा शेड्यूल्स होते हैं, अनुसूचियाँ जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक। इनको हम लोग धीरे धीरे क्रम से चर्चा करेंगे। इंडेक्स के बाद एक्ट का नाम दिया रहता है, यानी यहाँ इंडेक्स ख़त्म होता है, उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ दी होती है वो दी होती है एक्ट का नाम और उसके साथ में उसकी सन, ठीक है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे एक्ट के नाम के जस्ट नीचे एक अधिनियम संख्यांक दिया रहता है जो ये डिनोट करता है कि ये हमारा अधिनियम जिस सन में बना है वो कौन से नंबर का है, यानी कि उस सन में कितने अधिनियम टोटल बन चुके हैं और उसका नंबर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद दाहिनी साइड में यानी राइट साइड में एक सन दी रहती है और तिथि दी रहती है, यानी एक पूरा डेट दी रहती है। वो डेट ये डिनोट करती है कि आपका अधिनियम कौन सी तारीख को और कौन से सन में कंप्लीट हुआ है, ठीक। अब उसके बाद इन सब चीज़ों के बाद जो चीज़ पार्ट आता है वो है हमारा प्रीएम्बल यानी उद्देशिका, ठीक। उद्देशिका या ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी चीज़ को अगर आप कोई भी कार्य करते हो सामान्यतः तो बिना किसी ऑब्जेक्ट के आप वो कार्य नहीं करते हो, ठीक। तो वैसे ही विधायिका का उस अधिनियम को बनाने का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य रहा इसके पीछे, वो चीज़ उद्देशिका में मेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारे मेन एक्ट की, यानी कि हमारा बेयर एक्ट मेन क्या कंटेन कर रहा है वो बातों की, यानी बेसिक कानून जो हमारा मिलेगा वो अब हमें पढ़ना है, ठीक। तो अब मैंने जैसा कि बताया था इंडेक्स जो है चैप्टर एंड पार्ट्स में, चैप्टर या पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसके अंदर सेक्शन होते हैं। तो मेन चीज़ अब वो यहाँ से शुरू होती है, चैप्टर या पार्ट, ठीक। चैप्टर या पार्ट के अंदर सेक्शन कंटेन किए जा रहे हैं। चैप्टर और पार्ट्स में एक हेडिंग दिया रहता है, यानी एक चैप्टर पार्ट का नाम होगा कि वो कौन से नंबर का है, उसके संग में एक हेडिंग दिया होगा और वो ये हेडिंग ये डिनोट कर रहा होगा कि उस पर्टिकुलर चैप्टर या पार्ट में क्या क्या चीज़ दी गई है या क्या क्या लॉज कवर किए गए हैं या क्या क्या टॉपिक उस संबंध में कवर किए गए हैं, ठीक है। फिर उन चीज़ों को कवर करने के लिए वो जिस चीज़ का सहारा लेते हैं वो कहलाती हैं धाराएं या सेक्शन। सेक्शन के अंदर उसके बारे में डिटेल वाइज दिया होता है, ठीक। अब हम लोग धाराओं को समझ लेते हैं। धारा में क्या क्या चीज़ होती हैं। धारा में सबसे पहले उसकी नंबरिंग होती है कि वो कौन से नंबर की है, ठीक है। उसके बाद उसका एक हेडिंग दिया रहता है, यानी कि ये धारा किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। उसके बाद उसके अंदर उसकी डेफिनेशन दी होती है, यानी कि जो हेडिंग है उस चीज़ को समझाया जाता है एक डेफिनेशन के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद जब डेफिनेशन आ जाती है उसके बाद उस धारा के अंदर सब उपधाराएं या उपखंड दिए जाते हैं, यानी उस धारा को एक्सप्लेन करने के लिए आगे और डेफिनेशन को बढ़ाने के लिए उसमें कई सारे पॉइंट्स डिवाइड किए जाते हैं। तो उन पॉइंट्स को हम लोग उपधारा या उपखंड बोलते हैं। उपधाराओं के अलावा जो एक धारा कंटेन करती है, सेक्शन कंटेन करता है, उसमें 3 चीज़ें और होती हैं, यानी एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शन और इलस्ट्रेशन। एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण, एक्सेप्शन किसी चीज़ का अपवाद, हम इसे परंतु भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोवाइजो जिसे कहेंगे। उसके अलावा एक दृष्टांत,
यानी इलिस्ट्रेशंस। ठीक, तो यहाँ क्या होता है, अब हम तीनों को क्रम से समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मीन्स कोई भी ऐसा शब्द जो उस धारा में दिया हुआ है जिसकी विधायिका के अकॉर्डिंग व्याख्या आवश्यक है। स्पष्टीकरण उस शब्दों का या उन किसी भी एक फैक्ट का या कोई भी एक लाइन का स्पष्टीकरण आवश्यक है जो ऐसा विधायिका को लगता है। ठीक, तो वो चीज़ उस लाइन की या उन तथ्यों की या उन शब्दों की व्याख्या करते हुए, उन्हें स्पष्ट करते हुए बाद में धारा के बाद उस पॉइंट के संबंध में धारा में जोड़ दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण। ठीक है, दूसरी बात मैंने बताई आपको एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को जनरली बोलते हैं हम लोग अपवाद, यानी कि एक चीज़ सब चीज़ों पे लागू हो रही है, कोई भी एक बात जो जनरली सब पे लागू हो रही है और एक पॉइंट पे वो लागू नहीं हो रही, तो जिस पॉइंट पे वो लागू नहीं हो रही है हमें उसको अगर बताना है तो हम उसे एक्सेप्शन में डाल देते हैं। सामान्यतः आप लोगों ने अगर लॉ पढ़ा है, बेयर एक्ट देखे हैं, तो हम लोगों की जो अधिनियम में किसी भी अधिनियम की धारा 1 जो बात करती है विस्तार के बारे में, जब संहिता में या अधिनियम के विस्तार की, तो वहाँ पे ये बताया जाता था। अब तो खैर ये लॉ चेंज हो गया अभी रिसेंटली अमेंडमेंट से, परंतु अभी तक की जो सिचुएशन थी अक्टूबर से पहले की, उसमें ये था कि एक्ट संपूर्ण भारत पे लागू होता है। एक्सेप्शन क्या होता था, एक्सेप्ट द जम्मू कश्मीर स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे ये पॉइंट एक्सेप्शन था, यानी यहाँ ये बताया जाता था कि पूरे चीज़ें जहाँ लागू हो रही हैं वो सामान्य नियम हो गया और अपवाद में क्या रख दिया उसका एक अलग से, जहाँ पे वो चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती, तो वो कहलाता है आपका एक्सेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है तीसरे पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन बेसिकली किसी भी धारा में कब इंसर्ट किए जाते हैं, जब उस धारा को किसी उदाहरण के माध्यम से बताना हो। बेसिक इलिस्ट्रेशन एक जनरल उदाहरण होता है जिसको किसी भी धारा को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब उस धारा को, पूरी धारा को समझाने के लिए उसमें इंसर्ट किया जाता है किसी अधिनियम में। सामान्यतः आप अगर इलिस्ट्रेशन की बात करें तो आपको कॉमनली जो देखने को मिलेंगे इलिस्ट्रेशन आईपीसी में मिलेंगे, एविडेंस में मिलेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मिलेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलेंगे। ये जनरल जो मैं बता रही हूँ, और बाहर की बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें इलिस्ट्रेशन मिलते हैं, मगर जो बहुत सारे आपको देखने को, अगर आप एग्जाम्पल देखना चाह रहे हैं इसका तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है फुट नोट की। फुटनोट तो आप लोग समझते ही होंगे, फुटनोट जो सबसे नीचे किसी भी बुक में दिया रहता है, वो बेसिकली जब इंसर्ट किया जाता है जब हमारे यहाँ विधायिका किसी अधिनियम में कोई धारा जोड़ती है या कोई धारा हटाती है या उनको अमेंड करती है, यानी किसी धारा के अंदर भी कोई पार्ट उसमें जोड़ा जा रहा है या हटाया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे उसको फुट नोट के माध्यम से समझाया जाता है कि ये धारा इस सन में जोड़ी गई है या इस सन में हटाई गई है, या इस अधिनियम के माध्यम से जोड़ी गई है या इस अधिनियम के माध्यम से हटाई गई है, या किसी धारा के अंदर ये शब्द जोड़े गए हैं या ये शब्द हटाए गए हैं, इन शब्दों का लोप किया गया है। ये हमारा कहलाता है फुट नोट। अब ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। उसके अलावा एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, अनुसूची। अनुसूची जो होती हैं सारे अधिनियम में नहीं मिलती हैं, ठीक, किसी में मिलेंगी, वो आपको इंडेक्स में देखने को मिल जाएगा कि किस में अनुसूची है या किस में अनुसूची नहीं है। तो अनुसूची क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको धाराओं के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता, ठीक, परंतु उनका होना भी आवश्यक है। ठीक है ना, तो उनको क्या होता है कि अनुसूची के रूप में सबसे लास्ट में इंसर्ट कर दिया जाता है बेयर एक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जनरल स्ट्रक्चर हो गया एक बेयर एक्ट का, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी कि कुछ मेजर एक्ट्स के बेयर एक्ट को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारी ऑनलाइन लॉ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 10 मई से उसका नया बैच शुरू हो रहा है। तो जिनको भी उसमें एडमिशन लेना है या उन्हें ज्वाइन करना है वो हमारे एफबी पेज पर आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।